अरे जाने मन, जरा घूंघट तो उठाओ। मनोहर की आज सुहाग रात है, इसलिए वो बहुत खुश है। उसकी शादी नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसे एक लड़की मिली है। बिस्तर पर बैठते ही मनोहर ने लड़की का घूंघट उठा दिया और घूंघट उठाते ही मनोहर चौंक गया। उसने देखा कि घूंघट के नीचे कोई लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। अरे ये क्या, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। मनोहर कमरे से दौड़कर निकल गया। नागिन, नागिन, मेरे कमरे में नागिन है। क्या हुआ मनोहर, तुम दौड़ क्यों रहे हो? मेरे कमरे में नागिन है। कहाँ? चलो देखते हैं। मनोहर के साथ वो आदमी कमरे में घुसा और देखा बिस्तर पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। कहाँ है नागिन? ये तो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैंने अभी अभी नागिन को देखा था। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। मनोहर ने और कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सो गया। उसने अपने आप को तसल्ली देने की बहुत कोशिश की। हाँ, मैंने जरूर कोई सपना देखा है, वरना ऐसा थोड़ी होता है। मनोहर सो गया और उसकी बीवी हंसने लगी। हंसते हंसते वो सच में नागिन बन गई और खिड़की से निकल गई। आज से करीब 100 साल पहले बेला नागिन यहीं पर रहती थी। तब यहाँ घना जंगल हुआ करता था। बेला नागिन शांतनु नाम के इच्छाधारी नाग से प्यार करती थी और मनोहर पिछले जन्म में एक सपेरा हुआ करता था। वो पूरा दिन सांप ढूंढता फिरता था। आज बस एक सांप मिल जाए, उसे बेचकर मैं घर चला जाऊंगा। बहुत ढूंढने के बाद मनोहर को एक सांप मिला और वो चला गया। मनोहर से जंगल के सभी नाग और नागिन डरते थे। सारी नागिन अपने बच्चों को मनोहर के नाम से डराती थी। जल्दी जल्दी सो जा, नहीं तो मनोहर सपेरा आ जाएगा और तुझे उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर सारे बच्चे डर भी जाते थे। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। बेला नागिन ने एक दिन शांतनु से कहा, शांतनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेला, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। शांतनु और बेला की प्रेम कहानी शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में ये बात नाग और नागिनों के बीच में फैल गई। पता है, बेला और शांतनु का कुछ चल रहा है। हाँ, मुझे पता है, कल ही उन लोगों को एक साथ देखा था मैंने। बेला ने अपने घर वालों को भी बता दिया और शांतनु ने अपने घर वालों को। सभी राजी हो गए। इतने में एक दिन दोपहर को अकेली बेला नागिन एक झील के किनारे गई। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। बेला अपने ही मन में गुनगुनाती रही। इतने में वहां मनोहर सपेरा आ गया और उसने बेला नागिन को देख लिया। बेला बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए पहली नजर में मनोहर को बेला पसंद आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर नागिन है। काश मेरी शादी ऐसी सुंदर लड़की से हो जाए। अरे मैं तो इसी से शादी कर सकता हूँ। मैं इससे शादी की बात करके देखता हूँ। मनोहर बेला के सामने गया। इच्छाधारी नागिन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बेला नागिन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं मनोहर हूँ। मनोहर? इसका मतलब तुम ही हो वो दुष्ट सपेरा? दुष्ट? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ बोलो। तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर बेला नागिन जोर से हंस पड़ी। मैं और तुमसे शादी? एक नागिन और एक सपेरे की शादी? बेला हंसती रही। मनोहर को बहुत बुरा लगा। एक सपेरे को ठुकरा रही हो तुम, सोच लो। मेरी शादी तय हो चुकी है शांतनु के साथ, तुम भागो यहाँ से। बेला ने मनोहर को भगा दिया। मनोहर बहुत गुस्सा हो गया। मुझे ठुकरा दिया उस नागिन की बच्ची ने, उसकी इतनी हिम्मत। मुझे वही नागिन चाहिए, उसी के साथ मैं सुहागरात मनाऊंगा। बहुत सोचने के बाद मनोहर ने एक प्लान बनाया। शांतनु से उसकी शादी तय हुई है ना, मैं शांतनु को ही गायब कर दूंगा। उस रात शांतनु किसी दोस्त के घर गया हुआ था। दोस्त के घर से वो अपने घर लौट रहा था। रात हो गई थी और जंगल का रास्ता था। तभी उसे कहीं से बीन बजने की आवाज सुनाई दी। ये बीन कहाँ से बज रहा है? मेरा सर चकरा रहा है। शांतनु बेहोश हो गया और तभी वहां मनोहर आ गया। उसके हाथ में बीन थी। अब शांतनु मेरे कब्जे में है। अब क्या करोगी बेला नागिन? मनोहर ने शांतनु को उठा लिया और वहां से चला गया। अगले दिन बेला शांतनु को ढूंढने लगी, लेकिन शांतनु कहीं पर नहीं मिला। क्या हो गया? शांतनु कहाँ चला गया? तब पीछे से मनोहर आया और कहने लगा, शांतनु को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, शांतनु मिल नहीं रहा है। कहीं तुमने तो कुछ? शांतनु को मैंने अगवा किया है। अगर शांतनु को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शैतान सपेरा! ये कहते हुए बेला मनोहर को डसने के लिए आगे बढ़ी। मुझे मारने से शांतनु वापस नहीं आएगा, मुझसे शादी कर लो।
सिर्फ मैं ही शांतनु को बचा सकता हूँ। बेला के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। वो राजी हो गई, लेकिन उसने मनोहर को मारने का प्लान बना लिया। अगले ही दिन मनोहर से बेला की शादी हो गई और वादे के मुताबिक मनोहर ने शांतनु को छोड़ दिया और सुहागरात में बेला का घूंघट उठाते ही बेला ने मनोहर को डस लिया। मनोहर तड़पने लगा। आह, आह, मुझे मार डाला तूने। याद रखना, मैं तेरे साथ सुहागरात नहीं मना पाया। जब तक तू मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगी तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बोलते हुए मनोहर ने बेला के ऊपर पाउडर जैसा कुछ फेंक दिया और बेला की मौत हो गई। मनोहर भी वहीं पर मर गया। बेला की आत्मा घूमती रही। 100 सालों बाद मनोहर का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन पिछले जन्म में किए पापों की वजह से उसे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। बेला की आत्मा को सब कुछ याद था, इसीलिए उसने मनोहर से शादी करने के लिए हाँ कर दी और मनोहर से शादी करके उसके साथ बेला ने सुहागरात मनाई। उसके बाद बेला को मुक्ति मिल गई। शांतनु इतने दिनों से स्वर्ग में बेला का इंतजार कर रहा था। बेला शांतनु के पास गई। बेला, तुम आ गई हो बेला? हाँ शांतनु, आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। उस पार नहीं तो क्या हुआ, जीवन के इस पार हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इसके बाद से दोनों एक साथ रहने लगे और धरती पर मनोहर पागल हो गया। पिछले जन्म के पापों की सजा उसे इस जन्म में मिलने लगी। इसीलिए कहते हैं कि पाप कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि नाग पुरोहित नागकुमारी तेजस्वी को विवाह करने के लिए कहते हैं और इसी बीच तेजस्वी और अक्षत की मुलाकात बार बार होती है और दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। पेड़ से गिरे नाग पुरोहित को कंधे पर लेकर अक्षत नागलोक के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अब आगे। हे भगवान, इतना बड़ा दरवाजा ये कैसे खुलेगा? लगता है कि बाबा को उतारकर पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। इससे पहले कि अक्षत नाग पुरोहित को कंधे से नीचे उतारता, अचानक नागलोक का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अक्षत जैसे ही अपना पैर उस दरवाजे के पार रखता है, तेजस्वी को कुछ अलग सा एहसास होता है। वो फौरन द्वार की तरफ दौड़ती है। तेजस्वी के साथ नागलोक के बाकी नाग नागिन भी मुख्य द्वार के पास आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो सभी आधे इंसान और आधे नाग के रूप में थे। अक्षत ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है और उसके कंधे पर लेटे नाग पुरोहित नीचे गिर जाते हैं। डर के मारे अक्षत का चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी उसके सामने तेजस्वी आती है। इस बार तेजस्वी जानबूझकर अपने असली रूप में आई थी। अरे तुम भी? हे भगवान, ये सब क्या है? देखो, मुझे कुछ मत करना। मैं तो बस इन बाबा की जान बचाने आया था। यहाँ तो मेरी जान को ही लाले पड़ गए। आप डरो मत अक्षत जी, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। अरे भाड़ में गया समझना समझाना, मेरी तो बुद्धि ही घनचक्कर हो गई। बेटा अक्षत, अगर जान प्यारी है तो भाग यहाँ से। इतना कहते ही अक्षत ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन अचानक किले का भारी भरकम दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये दरवाजा नाग पुरोहित ने अपने जादू से बंद किया था। तू तो गया बेटा अक्षत, तेरा दी एंड आ गया। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। मैंने जितनी गलतियां की हो उन सब के लिए माफ कर देना। सोनिया, प्रिया, आई एम सॉरी। वो मैंने ही तुम्हारे बालों में च्युइंगम चिपकाई थी। हरीश भाई, मुझे माफ कर देना। तेरी टी शर्ट मैंने ही चुराई थी। ओके ओके, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ओके। अक्षत को इतना घबराया हुआ देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। आपको कोई नहीं मारेगा, यहाँ इतना डरने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सब पता है। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है। मुझे आप सबका राज पता चल गया ना, तो इसलिए अब आप सब मुझे डस डस कर मार दोगे। बेटा जी, इरादा तो यही था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब तुम हमारे मेहमान हो। कुछ दिन यहाँ रहो ताकि हम तुम्हारी खातिरदारी कर सके और फिर चले जाना बस किसी को। हाँ हाँ, मैं समझ गया बाबा। मैं नींद में भी आप सबके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अक्षत की बात सुनकर फिर से सभी लोग हंसने लगे। इस बार अक्षत भी घबराई सी हंसी हंसने लगा। तेजस्वी भी अक्षत को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। फिर सुबह अक्षत किले में घूम रहा था, तभी वो नाग पुरोहित से टकरा गया। कहाँ घूम रहे हो अक्षत बेटा? जी वो मैं मंदिर ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, सुबह सुबह मुझे पूजा करने की आदत है। ये तो अच्छी बात है, पर तुम तो अभी तक घबराए हुए हो। कौन घबराया? अब
घबराया वबराया, मतलब कौन घबराया हुआ है? अक्षत चाह कर भी छुपा नहीं पा रहा था कि उसकी जान उसके हलक में अटकी हुई है। नाग पुरोहित उसे अपने साथ मंदिर ले गए और फिर उसे रानी शिवालिका से लेकर तेजस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया। संघर्ष और त्याग की ये कहानी सुनकर अब अक्षत शांत हो गया। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तो बेटा, ये थी हमारे नागलोक की कहानी, और अब हमें इंतजार है उसका, जो आकर हमारी नाग कुमारी तेजस्वी से विवाह करे और हमारा राजा बनकर हमारी रक्षा करे। वो तो ठीक है, पर पुरोहित जी, तेजस्वी के लिए इतना वीर और शक्तिशाली योद्धा आप ढूंढोगे कहां से? कहां मिलेगा वो? ढूंढेंगे नहीं, हमें वो मिल गया है। मिल गया मतलब? मैं जानता हूं कि नाग कुमारी तेजस्वी तुमसे प्रेम करती है और तुम भी उनसे प्रेम करते हो। क्यों, सच है ना? अरे नहीं नहीं पुरोहित जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो बस बेटा देखो, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ का पुरोहित हूँ, मुझसे कुछ नहीं छिपता। जैसे इस वक्त इस मंदिर में सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं, बल्कि उस खंभे के पीछे नाग कुमारी छुपकर हमारी बातें सुन रही हैं और शर्मा रही हैं। क्यों बेटी? खंभे के पीछे से तेजस्वी बाहर निकली। शर्म के मारे उसके गाल लाल हो चुके थे। उसने नाग पुरोहित को प्रणाम किया और अक्षत को देखकर मुस्कुराती हुई वहां से भाग गई। तेजस्वी तो वहां से चली गई, लेकिन अक्षत वहीं था। शर्म तो उसे भी आ रही थी, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया। एक मिनट, तो क्या आप मेरी शादी तेजस्वी से सिर्फ इसलिए करवा देंगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं बेटा, तेजस्वी का विवाह सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका विवाह और उसका होने वाला पति ही इस नागलोक की सुरक्षा का आधार है। सुरक्षा? पुरोहित जी, आप सभी को पहली बार पूरे रूप में देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई थी, तो मैं आप लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा? तुम करोगे, ये बात तुम भी जानते हो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। और रही बात तुम्हारे चुने जाने की, तो कल रात जब तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हारे पास हमारी नागमणि लेकर आया था। उस मणि ने ही मुझे संकेत दिया कि तुम तेजस्वी के लिए और तेजस्वी तुम्हारे लिए ही बनी है। नागमणि कहाँ है वो? है, वो यही है, बिल्कुल सुरक्षित। अब आप मुझे वो नागमणि दिखा सकते हैं? वो क्या है ना, मैंने सिर्फ फिल्मों में ही उसे देखा है। बेटा, वक्त आने पर तुम उसे देख सकोगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं पुरोहित जी? तुम्हारे और नाग कुमारी के विवाह की तैयारियां करने। और कहाँ? कई सालों के बाद नागलोक में कोई जश्न होने जा रहा था। हर कोई नाग कुमारी तेजस्वी और अक्षत के विवाह का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मिठाइयां बनने लगी थी, हर तरफ सजावट होने लगी थी, और उधर तेजस्वी अक्षत को अपने साथ पूरा नागलोक दिखाती रहती थी। एक दिन महल के मुख्य आसन के पास, महाराज, ये आपका सिंहासन होगा और मैं यहाँ आपके बिल्कुल पास में बैठूंगी। जो आज्ञा नाग कन्या। यदि नाग कन्या की अनुमति हो तो क्या हम अभी पास बैठ सकते हैं? बस कुछ देर। हटिए, अभी नहीं, आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। तेजस्वी और अक्षत बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद शादी का मुहूर्त आ गया और पूरी धूमधाम से उन दोनों का विवाह हो गया। पूरे नागलोक ने अक्षत और तेजस्वी को विवाह की बधाई दी। तेजस्वी को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था, तो अक्षत को भी वो मिल गया था जो उसकी चाहत थी। फिर अगले दिन आम सभा में, महाराज अक्षत, महारानी तेजस्वी की जय हो। महाराज और महारानी, नागलोक चाहता है कि, क्या चाहता है नागलोक पुरोहित जी? यही कि विवाह के पश्चात आप दोनों कुछ वक्त अकेले में साथ में बिताएं, ताकि आप जल्द ही हमें हमारे अगले नाग कुमार या नाग कुमारी का शुभ समाचार दें। मगर वगर कुछ नहीं महाराज, जनता की चाहत को पूरा करना महाराज का कर्तव्य होता है। तेजस्वी और अक्षत एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। वो कह भी क्या सकते थे, और सच बात तो ये भी थी कि वो दोनों भी कुछ वक्त अपने लिए चाहते थे। लेकिन तभी तेजस्वी ने पुरोहित से कहा,
पुरोहित जी, वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप जैसा ज्ञानी यहाँ कोई नहीं, किंतु नागलोक से जुड़ी कोई भी बड़ी बात आप हम तक अवश्य पहुँचाएंगे, इसकी मुझे आपसे अपेक्षा है। जी नागरानी, अवश्य। तेजस्वी और अक्षत अब नागलोक से कुछ ही दूरी पर बनाए गए एक खास महल में रहने के लिए चले गए। लेकिन अभी तो कहानी बाकी थी। ये बहुत अजीब था कि हर सुबह अक्षत तेजस्वी को सोता छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता था और तेजस्वी को इस बात की भनक तक नहीं थी। एक दिन नाग पुरोहित को तेजस्वी से कुछ काम पड़ा तो वो नए महल की तरफ आए, लेकिन तभी उन्हें अक्षत महल से बाहर भागता दिखाई दिया। पुरोहित ने अक्षत का पीछा किया। काफी देर तक जंगल में अक्षत का पीछा करते हुए पुरोहित एक जगह रुक गए और फिर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया हमसे। ये नहीं हो सकता, ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ। नागमणि कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो क्या अक्षत एक आम इंसान नहीं था? वो एक नेवले में कैसे बदल गया? आखिर कौन था वो? क्या नागमणि ने वाकई पुरोहित को सब झूठ बताया था? क्या थी अक्षत की मंशा? जानने के लिए जरूर देखिए कहानी का अगला भाग।